बहुत ही खुशी की बात है हमारे अजीज़ दोस्त जनाब एजाज देशमुख साहब को जो है तो हज कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है तो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। एक बहुत ही खुशी की बात है और आज यहाँ पर हमारे ज़मीर खादरी साहब के अखबार शमए रहबर के ऊपर जो है तो उनकी विज़िट हुई है। हम तहे दिल से उनका जो है तो इस्तकबाल करते हैं। क्या एक बहुत ही हमारे करीबी साथी और एक मुखलिस, एक कौम के हमदर्द ऐसे इंसान को जो है तो बहुत ही अच्छी जगह पे जो है तो मुकाम के ऊपर जो है तो चेयरमैनशिप मिली है और मैं समझता हूँ कि कौम का बहुत फ़ायदा जो है तो इनसे जो है तो पहुँचेगा और बेहतर से बेहतर जो है हज के दौरान जो है तो फैसिलिटीज़ महाराष्ट्र को जो है तो मिलेगी। रहबर A4U टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत छोटे मुकाम से यानी एक बिड जैसे ज़िले से आकर बीजेपी में एक छोटी सी पोस्ट पर रहकर अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से और अपनी ईमानदारी के साथ अपनी जमात को साथ लेकर काम करने का जो जज्बा हासिल किया, आज उन्हें इसके एवज में महाराष्ट्र हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी तो काबिल सताइश बात है कि एक ऐसा शख्स जो हमारे दरमियान से ही इतनी बुलंदी पर पहुंचा है। इस सिलसिले में हमने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया, एक छोटा सा इंटरव्यू करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आज हमारे साथ है एजाज देशमुख साहब, साथ में उनके करीबी साथी सरताज जाटियो साहब भी है। हम एजाज देशमुख साहब आपसे 2-3 सवाल जरूर करेंगे। हमारे सवाल भले ही आप मेरे दोस्त हैं लेकिन मैं हमेशा हक परस्ती पे सवाल करता हूँ। पहले तो मुझे इस बात का अफसोस है कि बीजेपी, शिवसेना या फिर कांग्रेस, एनसीपी किसी की भी सरकार आए वो मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करती। ये पहला मौका है कि आपको एक अच्छे ओहदे पर जाते हुए मैंने देखा है। मुझे इस बात का अफसोस है कि 5 से 7 साल से तो एक हज हाउस बनकर औरंगाबाद में खड़ी हुई इमारत है। वंदे मातरम हाल का इनॉग्रेशन हो जाता है, उसमें लोग अपॉइंट हो जाते हैं। हज हाउस की इमारत झूठा दूर रहती है, जबकि वो जमीन जो थी वो जमीन ही वक्फ बोर्ड की मिल्कियत थी, वक्फ बोर्ड की अराजी थी। बावजूद इसके उस पर वीएम हाल का आगाज हो गया, वहाँ शादियां भी होने लगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी औरंगाबाद के हज हाउस का इफ्तिताह नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? आपने एक साथ 3 सवाल किए। सब में पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं अभी फिलहाल महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का रुकन हूं। आने वाले 5 तारीख को इलेक्शन होने जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में हज कमेटी आई है। हम 2 रुकन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हज कमेटी में आए हैं और आने वाले 5 तारीख को तय होगा कि कौन हज कमेटी का चेयरमैन होगा। दूसरा सवाल आपने किया बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गट की हुकूमत और कांग्रेस, एनसीपी, महाविकास आघाड़ी की हुकूमत के बीच में कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी। मैं आपको ये बताता चलूं कि 2014 से 2019 तक जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस महाराष्ट्र में थी, हमारे मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए महाराष्ट्र में 4 महामंडल हैं। वो चारों के चारों महामंडल भारतीय जनता पार्टी ने भरी थी, जिसमें हज कमेटी का रुकन मैं खुद था। हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जमाल सिद्दीकी साहब थे, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात साहब थे, मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हाजी हैदर आजम साहब थे, उर्दू एकेडमी के एक्टिंग प्रेसिडेंट अहमद सिद्दीकी राना थे। वक्फ बोर्ड में वहां पर इलेक्टेड मेंबर्स की तादाद ज्यादा होती है, सिलेक्टेड मेंबर्स कम होते हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एमएम शेख साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। हमने वहां पर सियासत नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वक्फ बोर्ड 92,000 एकड़ जमीन का इदारा है जो मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की जमीन है, उस इदारे के माध्यम चलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सियासत नहीं करते हुए कांग्रेस के साबिका रुकने असेंबली एमएम शेख साहब को हमारे दौर में चेयरमैन रहने दिया।
बीच में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत 2.5 साल रही। इन 2.5 सालों में सब में पहले महाविकास आघाड़ी की हुकूमत ने ये तमाम महामंडल बर्खास्त किए। गोश्ता 2.5 साल हो गए जब तक उद्धव ठाकरे साहब की हुकूमत थी, मुसलमानों के महामंडलों की तरफ देखा भी नहीं गया। चाहे वो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे हज कमेटी हो, चाहे उर्दू एकेडमी हो, इसको उन्होंने पूर्ण करने की कोशिश नहीं की। हम जब देखते हैं सियासी मैदान में तो सब में ज्यादा अगर मुसलमान किसी पार्टी में होंगे तो वो कांग्रेस और एनसीपी में होंगे। जो कांग्रेस और एनसीपी आज जिंदा है वो मुसलमानों के ही मेहरबानी से जिंदा है। उसके बावजूद ये कांग्रेस और एनसीपी और जो अभी नई नई मुसलमानों के हमदर्द अपने आप को बता रही है शिवसेना पार्टी ने भी 2.5 साल हुकूमत की, मगर अपने सादे मुस्लिम कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं किया और उनको ये कमेटी दी नहीं। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की हुकूमत आके अभी 4 महीने हो गए। 4 महीने में पहला अधिवेशन जब नागपुर में हुआ तो पहले दिन उन्होंने हज कमेटी का डिक्लेरेशन किया और उसमें मुझे रुकन बनाया है। जैसे ही अधिवेशन खत्म होगा, आपके चारों महामंडल जो मुसलमानों के फलाह और बहबूदी के लिए है, वो आपको मुकम्मल तौर पे काम करते हुए और उनको पूरा मुकम्मल होते हुए देखेंगे। आपने कहा कि वंदे मातरम हॉल चालू हो गया है और हज हाउस औरंगाबाद का जो है तो अभी शुरू नहीं हुआ। मैं 2016 से लेकर 19 तक, जब तक महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं आई थी, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का रुकन था। मैं बहुत अच्छी तरह हज हाउस के बारे में जानता हूं और मैंने आप लोगों के तवज्जो से जो आप लोगों की मुझे सजेशन आए, उस सजेशन को वहां पर इंप्लीमेंट करने के लिए काम किया था। वंदे मातरम हॉल एक हॉल है, वहां पर सिर्फ 2 चेंजिंग रूम और सिटिंग अरेंजमेंट है, मगर हज हाउस में जो है आपको 40 रूम मिलेंगे, एडिटोरियम हॉल मिलेगा, मस्जिद मिलेगा, ऑफिस मिलेंगे, कैंटीन मिलेगी और हम लोगों ने हज कमेटी ने एक वीआईपी सूट्स जो है तो 6 सूट्स वहां पर बनाए हैं। उसका इंटीरियर होना बाकी है क्योंकि वंदे मातरम हॉल का इंटीरियर कम था, इसलिए वो मुकम्मल हो गया है। दोनों भी काम सिड़कों के जरिए हुकूमत महाराष्ट्र ने किया है और हज हाउस इंशाअल्लाह अनकरीब 2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले 2023 के हाजी जो है हज हाउस औरंगाबाद से ही सफर करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। देशमुख साहब, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 3-4 साल वर्ष पहले औरंगाबाद चिकलठाना एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट फ्लाइट है तो जद्दा के लिए थी और हाजियों को बहुत आसानी हो गई थी। खुसूसन मराठवाड़ा के जो आजमीन हुज्जाज यहाँ पर आते हैं उनकी सारी दिक्कतें दूर हो गई थी, क्योंकि बम्बई जाकर वहाँ पर तैयारी में सफर करना, वहाँ पर ख़याम करना, वहाँ पर है तो वो परेशानियाँ उठाने से उन्हें तो निजात मिली थी। लेकिन फिर अचानक बंद हो गया ये मामला और वापस से वही पोजीशन आ गई कि हाजी हजरात वापस है तो फिर बॉम्बे जा रहे हैं और फिर बॉम्बे से हज को लिए जा रहे हैं, वही दुश्वारियाँ शुरू हो गई। क्या इसका कोई हल है आपके पीरियड में? इंशाअल्लाह मैं और मेरे साथीदार जो रुकन हज कमेटी में आए हैं वो ये कोशिश करेंगे कि इस साल 2023 के हज से अज्जा जकराम मराठवाड़ा के हो जाए, विदर्भ के बुल्ढाना से हो जाए, उत्तर महाराष्ट्र के नागपुर जलगांव से हो जाए, ये यहाँ के अज्जा जकराम औरंगाबाद के चिकलठाना एयरपोर्ट से प्रवास करें। गोश्ता 2019-20 में कोरोना के चलते हज नहीं हुआ था। 21 में जो हज हुआ गोश्ता में, तो वो हज जो है एक लिमिटेड 70,000 हाजियों के कोटे के साथ हुआ था। कोरोना के कुछ ज़ाब्ते और कानून सऊदी हुकूमत ने दिए थे और उन्होंने जो टेस्टिंग रिपोर्ट 4 एयरपोर्ट से सेंक्शन की थी, उसमें मुंबई था, दिल्ली था, हैदराबाद था और चेन्नई था। तो इन चारों एयरपोर्ट से हज्जाज अकराम ने फ्लाइंग किया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि इस साल
कोरोना की वबा पूरे इसमें कंट्रोल में है। हिंदुस्तान के साथ साथ सऊदी अरब में भी कोरोना कंट्रोल में है। 2023 के लिए जो गाइडलाइन आई है हज की, इसमें उम्र की कैद को हटा दिया गया है। किसी टेस्टिंग को कोई जरूरत नहीं, इस तरह का आज तक का जो है तो सऊदी हुकूमत ने ढिलाई दी है। और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आने वाले 23 जो का हज होने वाला है, ये कोरोना से नजात वाला और पूरे मुकम्मल तादाद में हाजी अकराम जो है तो हिंदुस्तान में जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इस साल 2 लाख की तादाद हिंदुस्तान से हाजियों की जाएगी। और जब 2 लाख की तादाद जाएगी तो महाराष्ट्र में 17,000 के तकरीबन कोटा आता है। जब 17,000 का कोटा है तो हज्जाज अकराम के लिए ये खुली ख्वाहिश रहती है कि वो कहां से करे, वो उनके ऊपर डिपेंड रहती है। मैं मराठवाड़ा, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ के जो औरंगाबाद से लगे हुए जिले हैं, वहां के ख्वाहिशमंद हाजी हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो औरंगाबाद एयरपोर्ट को प्रीफरेंस दे। यहां से जाने के लिए जो फॉर्म आता है उसमें औरंगाबाद का नाम दर्ज करे, क्योंकि हमने देखा है कि कोई एक हाजी जब किसी एक घर से जाता है तो उसके साथ 10-12 लोग जो है तो उन्हें रवानगी के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर आना पड़ता है। हज हाउस में, मुंबई के हज हाउस में पूरे हिंदुस्तान के हाजी आते हैं, तो वहां पर एक जमे गफीर होता है। वहां पर हज्जाज अकराम को जो है तकलीफ तो होती है, मगर उनके रिश्तेदारों को मुंबई में ठहरने की तकलीफ होती है। फिर एयरपोर्ट पे जो तादाद रहती है तो वो सही ढंग से उन्हें मिल भी नहीं पाते हैं। और जो अखराजात, वहां रुकना, खाना और जो सफर के अखराजात है वो अखराजात और औरंगाबाद से प्रवास करने के अखराजात में कहीं भी ज्यादा कमी नहीं आएगी। अगर उनको इसमें मिला दिया जाए तो मैं समझता हूं कि औरंगाबाद से जो जाने वाले डायरेक्ट हाजी है उनको कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी। तो मैं जो औरंगाबाद से लगे जिले हैं उन तमाम से गुजारिश करूंगा कि वो औरंगाबाद एयरपोर्ट से जाने की जो है तो फॉर्म में फिल करें और औरंगाबाद को पसंदी दे, जिससे आने वाले साल औरंगाबाद से भी हम जिद्दा के लिए या मदीने के लिए प्रवास शुरू करें और हमारी कोशिश यही रहेगी। ये थे हमारे एजाज देशमुख साहब। इनका तारुफ एक और ये भी करा दूं कि ये बीजेपी माइनॉरिटी सेल के तो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट भी है, साथ में उनके पार्टी के प्रवक्ता है, जो एक ऐसा होता उन्हें मिला था। ये भी बहुत बड़ी बात है। हम देशमुख साहब आपसे मुस्तकबिल में भी बात करते रहेंगे और बहुत से मौजूआत है जिस पर तफसीली बात करना थी। आज ये मुख्तसर इंटरव्यू था, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।